प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर प्रस्तावित नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया है। हवाई सेवा का शुभारंभ भी किया है और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किए गए प्रबंधों की गहनता से समीक्षा की है। मुख्यमंत्री और इसी स्थल के ऊपर हरियाणा में जो हमें महाराजा अग्रसेन जी महाराज एयरपोर्ट यहां से उड़ान शुरू हो जाएगी और लोगों को, हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु इस एयरपोर्ट का लाभ पंजाब का एक बड़ा भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहां के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की बड़ी यूनिट कहीं पर भी आती है, उस क्षेत्र ऑटोमेटिक गति से विकसित हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। खबर सिरसा से है, जहां पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सिरसा जिला के लोहगढ़ स्थित इंदिरा गांधी नहर का निरीक्षण किया है और अधिकारियों से जल संचय क्षमता को बढ़ाने सहित पानी के अधिक सदुपयोग को भी लेकर तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर को इंदिरा गांधी नहर का निरीक्षण करने पहुंचे हैं और साथ ही इस दौरान राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित राजस्थान सिंचाई विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोहगढ़ हैंड की वर्तमान स्थिति, जल संचयन क्षमता सहित हैंड के संरचनात्मक पहलुओं की विस्तार से जानकारी ली है। उन्होंने यहां पर मानचित्र के जरिए सिंचित किए जा रहे क्षेत्र के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने मौके पर उपस्थित लोगों से बातचीत की। लोहगढ़ गांव में पहुंचने पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से उनका स्वागत किया है। फरीदाबाद के एनआईटी में बने बाल भवन में रह रहे बच्चों का टॉयलेट में बर्तन धोते हुए का वीडियो सामने आया है। हालांकि ये वीडियो कई महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इसका वीडियो अभी सामने आया है। अब जिला उपायुक्त इस मामले में जांच करने की बात भी कह रहे हैं। इस बाल भवन में इस समय 20 बच्चे रह रहे हैं। टॉयलेट में बर्तन धोते हुए 2 बच्चों का ये वीडियो फरीदाबाद एनआईटी में दौलत धर्मशाला के पास बने बाल भवन का है। इस बाल भवन में बाल कल्याण समिति CWC द्वारा किसी प्रकार की हिंसा के शिकार बच्चों, बाल मजदूरी से छुड़ाए गए और अनाथ बच्चों को रखा जाता है। टॉयलेट में बर्तन धोने वाले दोनों बच्चों के माता पिता बच्चों का पालन करने में सक्षम नहीं थे, जिसके बाद दोनों बच्चों को बाल भवन लाया गया और इस वीडियो के सामने आने के बाद बाल भवन में बाल विकास अधिकारी पिंकी मोहर ने बताया कि इस वीडियो के सामने आने के बाद जल्द ही एक्शन लिया जाएगा और मामले की जांच भी की जाएगी। हरियाणा विधानसभा में लंबे इंतजार के बाद में कॉफी डे कैफे शुरू हो गया है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने भी रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया है। इसके बाद उन्होंने पहले ग्राहक के तौर पर बनाना बाइट के चिप्स खरीदी और उनका मनोबल बढ़ाया। हरविंदर कल्याण ने कैफे संचालकों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि यहां अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध रहेंगे और इस कैफे से हरियाणा विधानसभा के कर्मचारियों को उचित दाम पर कॉफी और स्नैक्स मिल सकेंगे।
विधानसभा कर्मचारियों को इस प्रकार के कैफे की लंबे समय से जरूरत महसूस हो रही थी। कैफे खुलते ही यहां पर खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया। इस कैफे के संचालक अभिनव मिश्रा ने बताया कि ये हर तरह की कॉफी और शेक उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद में हरविंद कल्याण ने विधानसभा परिसर के अनेक कार्यालय का दौरा किया है, व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। रेवाड़ी में 7 बदमाश आधी रात को हिसार से आए परिवार के घर में घुस गए। उन्होंने गन पॉइंट पर घर की महिलाओं के कपड़े उतरवा दिए। इसके बाद में उनसे छेड़छाड़ का वीडियो भी बना लिया। इस दौरान उनके पति को चाकू की नोक पर कमरे में बंद कर दिया है। महिलाओं को चुप कराने के लिए बच्चे को भी उल्टा लटका दिया गया। करीब 2.5 घंटे तक बदमाशों ने बक्से और अलमारी का ताला तोड़ने के साथ ही घर का फर्श खोदकर 18 लाख की ज्वेलरी निकाल ली है। जाते वक्त वो घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए हैं। इसके बाद उन्होंने धमकी भी दी कि अगर पुलिस को बताया तो उनकी अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे। जब परिवार के बाकी लोगों को इसका पता चला तो पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कुछ लोग आए हमारे घर में घुस गए और घुसने के बाद उन्होंने हमें जगाया और जगाने के बाद मेरे पति के कंधे पे बंदूक रखी और चाकू लगा लिया उन पे और उन्होंने फिर मेरे पति का हाथ बांध दिया, उन्हें बंधक बना दिया। बंधक बनाने के बाद उन्होंने मेरे से जो ज्वेलरी पहन रखी थी वो निकलवाई और फिर हमें नीचे बिठा दिया। नीचे बिठाने के बाद कहा कि वहां तरफ मत देखना वरना आपके फोड़ दूंगा, ऐसे कर मार दूंगा, जान से मार दूंगा, शोर मत मचाना और शोर मचाया तो आप सबको मार दूंगा यहीं पे। मेरे साथ भी अश्लील हरकत की है, मेरे ननद के साथ भी की है और मेरे छोटे बच्चे को भी छीना है उन्होंने और बच्चे को उल्टा लटकाया है और मारने की बच्चे को मारने की कोशिश की है। मेरे ये बता रहे तुम्हारे कपड़े उतरवा के उन्होंने वीडियो बनाई? हाँ, उन्होंने मेरे कपड़े उतरवाए, मेरे ननद के कपड़े उतरवाए और ये वीडियो बनाई और फोटो खींची। कहा कि अगर किसी के पास गए या पुलिस के पास गए तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। हम सो रहे थे और जब हम उठे तो वहाँ पर कम से कम 7-8 बंदे हमारे कमरे के अंदर मिले और हमने देखा कि उनके हाथों में हथियार, पिस्टल और चाकू, डंडे थे। तो हम उठे तो उन्होंने कहा बिल्कुल चिल्लाना मत, नहीं तो जान से मार देंगे, बिल्कुल चुपचाप रहो। अलमारी की चाबी वगैरह कहाँ पर है, इसमें तुम्हारे पास जो भी जेवरात है, कुछ भी है, कैसे, वो सब कुछ हमें हमारे हवाले कर दो। फिर बोले कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। मेरे ऊपर दोबारा चाकू और पिस्टल लगाइए माथे के ऊपर। बोला कि मार दो, क्या मार दो, 1 सेकंड लगेगी। फिर मेरी वाइफ ने दोबारा बीच में बोला है, फिर बोले कि तू बिल्कुल चुप रहे। मेरी वाइफ को कम से कम 3 थप्पड़ मारे हैं मेरे सामने जस्ट। और फिर एक बाहर से हॉल में से आया मिर्च लेके वाइफ के ऊपर आंखों में और कुछ गलत जगह डालने की धमकी भी दी है। फिर बोले कि इनको दोनों को, सिस्टर को और मेरी वाइफ को दूसरे कमरे में लेके चलो। उनको दूसरे कमरे में लेके गए हैं और वहां पर कुछ कपड़े निकलवाने की धमकी दी है और जबरदस्ती करा है। एसपी से इसलिए मिलने गए थे कि जी इस बच्चे को रोज बुलाते हैं और इसको रोज टॉर्चर करते हैं, इसे जबरदस्ती दबाव बनाते हैं, इसे बार बार बयान दिए जाते हैं, कहते हैं कि तू बार बयान बदल रहा है। इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कितना लूट, आप जैसे कह रहे कि डकैती हुई, कितना सामान लेकर गए हैं, क्या हुआ था पूरा? 17-18 तोले के लगभग सोना गया है, 1 किलो के लगभग चांदी गई है और इसमें इन्होंने बहुत बड़ी एक शर्मनाक हरकत की है। मेरे भाई के बच्चों के साथ उनकी ऐसी वीडियो बनाई है। रादौर क्षेत्र में खनन माफिया के हौसले बुलंद है। ताजा मामला जटलाना थाना क्षेत्र के गांव राझेड़ी के पास का है, जहां पर गुमथला पुलिस चौकी की टीम की ओर से गश्त की जा रही थी। इसी दौरान रेत से लदे ओवरलोड ट्रकों को जांच के बाद में जब पकड़कर उन्हें कार्रवाई के लिए लाया जा रहा था, तभी ट्रक ड्राइवर्स ने ओवरलोड ट्रकों को सड़क किनारे खेतों में पलट दिया, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी की गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर ड्राइवर को काबू कर लिया, वहीं 3 ड्राइवर मौके से फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। ओवरलोड और इलीगल माइनिंग के संबंध में नाका लगा है।
हमें सूचना मिली थी कि 4 ट्रक ओवरलोडेड और बिना ही रवाना के आ रहे हैं। तो हमने इनको जैसे ही रुकने का इशारा किया तो इन्होंने थोड़ी दूर पे रोका। जैसे हमने इनसे कागजात की मांग करी तो इनके पास कुछ नहीं था। तो हमने इनको रोककर कहा कि कहाँ है। इन्हें कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना कांटा पर्चा ना ही रवाना है। तो ये बदतमीजी करने लगे और कह रहे कि हम गाड़ी ऊपर चढ़ा देंगे, मार देंगे। तो मैंने यही बात कंट्रोल रूम में बताई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गए और 4 गाड़ियों वाले हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां से 2 ERV हमारे पास आ गई, उनके भी कर्मचारी और हमारे भी एक कर्मचारी में बैठ के इनको कांटेक्ट कराने के लिए रादौर जा रहा था। तभी रास्ते में इनके पास एक कॉल आई और कॉल आते ही एक के बाद एक इन्होंने गाड़ियां पलटा दी। जिनमें हमारे कर्मचारी थे उनको भी चोटें आई हैं, जो कि एक सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में दाखिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से हिसार से में शुरू की गई साइक्लोथॉन यात्रा 10 अप्रैल को फरीदाबाद में प्रवेश करेगी। रात्रि विश्राम करने के बाद 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर गुरुग्राम के लिए रवाना करेंगे। डिप्टी कमिश्नर के अनुसार इस यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां पुख्ता तौर पर कर ली गई हैं और इस यात्रा में फरीदाबाद जिले के तमाम केंद्रीय और प्रदेश मंत्री शामिल होंगे। डिप्टी कमिश्नर विक्रम सिंह ने भी बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से हिसार में जो साइकिलों की यात्रा शुरू की गई है वो 10 तारीख को बल्लभगढ़ में प्रवेश करेगी। मुख्य मार्ग से होती हुई सेक्टर 12 खेल परिसर पहुंचेगी और 11 अप्रैल को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी झंडी दिखाकर इस यात्रा को आगे भी रवाना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पूरे हरियाणा में साइक्लोथॉन का आगाज हिसार से किया गया था, तो वो साइक्लोथॉन फरीदाबाद जिले में 10 तारीख को आएगी। तो उसका जो रूट रहेगा वो सीकरी बॉर्डर से लेके बल्लभगढ़, टिगांव, फिर 12 सेक्टर का खेल परिसर और फिर उसके बाद NIT, फिर पाली और खोरी जमालपुर से गुड़गांव में 11 तारीख को एंटर करेगी। तो इसमें 2 कंपोनेंट इसके रहेंगे। पहला तो है जो साइकिल यात्रा पूरी रहेगी 11 तारीख से एंटर करके और खेल परिसर तक आएगी, वो 11 तारीख में रहेगी, वो 10 तारीख में रहेगी। और 11 तारीख में सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी खेल परिसर से उसको झंडी दिखा के रवाना करेंगे और वो फिर NIT में जाते हुए पाली से फिर गुड़गांव में एंटर करेगी। फरीदाबाद में मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है, लेकिन खाद्य और आपूर्ति विभाग की ओर से उठान की व्यवस्था न होने से किसान परेशान है। किसानों का गेहूं खुले में रखा है। इसी को लेकर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि गेहूं की फसल की आवक तेजी से चल रही है और उन्हें थोड़ी उठान में दिक्कत आई है, जिससे NGO से लगातार बात चल रही है। उन्होंने बताया कि उठान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उनके ट्रक मंडियों में लगे हुए हैं। वहीं अभी तक गेहूं की खरीद 75,000 क्विंटल हो चुकी है। देखिए, जो हमारी खरीद की प्रक्रिया चल रही है वो तो ठीक प्रकार से चल रही है। जो उठान में थोड़ी सी देरी हुई है, एजेंसी से कल भी बात हुई थी, उनसे आज भी एजेंसी वाले नुमाइंदे यहीं पे थे। तो अभी उठान की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। अभी ट्रक भी लग रहे हैं मंडी में, आप देखेंगे तो अब धीरे धीरे जल्द से जल्दी उठान चालू करवा दिया जाए। देखिए, कमी नहीं है कि टेंडर की प्रक्रिया होती है, जो कि ट्रांसपोर्टर के द्वारा टेंडर भरे जाते हैं, फिर उनकी प्रक्रिया जो चलती रहती है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी तक 75,000 क्विंटल के लगभग हमारे पास गेहूं की खरीद हो चुकी है, जो कि अभी मंडी में ही है। देखिए, वैसे तो हमारी ये पूरी व्यवस्था रहती है, फिर भी हमने दिशा निर्देश अपने आड़तियों को दे रखे हैं कि हम समुचित मात्रा में उन पे तिरपालों की व्यवस्था है और इसके अलावा जो क्रेटों की व्यवस्था है, लकड़ी की क्रेट जिस पे गेहूं रखा जाता है, तो ऐसे में कोई भी नुकसान तो हम नहीं होने देंगे। बल्लभगढ़ के किसान भवन में किसानों के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत की गई है, जिसमें 10 रुपए से भरपेट खाना मजदूर खा सकेंगे। इस कैंटीन की सेवा गेहूं और धान की फसल के दिनों में चलेगी। वहीं कैंटीन में मिलने वाले खाने में रोटी, 2 सब्जी, चावल किसानों को मिलेंगी। वहीं जानकारी देते हुए मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इंद्रपाल ने बताया कि 10 रुपए किसान खाने के लिए देगा, 15 रुपए मार्केट कमेटी की तरफ से कैंटीन में योगदान दिया जाएगा। इस कैंटीन की शुरुआत होने से किसान वर्ग को काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचेगा। देखिए, सीओ जिला परिषद के अंतर्गत यहाँ पे कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं जिनमें लेडीज काम करती हैं, विभिन्न कामों की होती हैं। तो वो अपनी एक संस्था बनाती हैं और सरकार के उस पर रजिस्टर करके
उन्होंने इसको अटल कैंटीन को चालू करा है, वही इसमें बनाएंगी और वही इसके जो पैसे वैसे 10 रुपए की थाली होगी वही 10 रुपए में किसानों को खाना मुहैया कराया जाएगा, 15 रुपए मार्केट कमेटी वहन करेगी। मार्केट कमेटी बिल्कुल 25 रुपए टोटल, 25 रुपए। अच्छा, वो बात की जाए तो टाइम टेबल कितने बजे कैंटीन जो है? देखिए कैंटीन की जो समय सारणी है वो 11 बजे से 3 बजे तक की है। खाने की अगर बात की जाए तो क्या किसानों को यहाँ जो खाने में दिया जाएगा? देखिए जो किसानों को एक थाली में, जो किसान मजदूर कोई भी आके खा सकता है, उसमें एक थाली में 4 रोटी, 2 सब्जी और चावल रहेंगे। महेंद्रगढ़ के गांव जाटपाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संगठन NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कई अहम मुद्दों को लेकर अपनी मांगे भी रखी है। NSUI का आज जो हमने धरना प्रदर्शन बुलाया, इसके पीछे जो मुद्दे हैं जिससे बार बार विश्वविद्यालय के जो सभी छात्र हैं वो परेशान हो रहे, लेकिन बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक विश्वविद्यालय में जो सबको बड़ा शर्मसार फील कराता है, यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के नाम पर DR के इलेक्शन होते हैं। टोटल 40 DR चुने जाते हैं, जिसमें 20 का डायरेक्ट चयन छात्र होते हैं जिनका इलेक्शन होता है, लेकिन जो 20 होते हैं उनका नॉमिनेशन होता है। उस नॉमिनेशन में उन बच्चों को DR बना दिया जाता है जो या तो एक विशेष संगठन से, जो ABVP से जुड़े हुए हैं, या जो बार बार जो टीचर्स के काफी पास है, नजदीक है, जो विश्वविद्यालय को एक सेपरेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन का काम किया जा रहा है। छोटा लाउड बोलिए। वहाँ पे बस नहीं जाती है तो लड़कियों को बहुत समस्या आ रही है, और ये कोई अब से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। बस सिर्फ यहाँ तक आती है, वहाँ तक जाती है, और गर्ल्स हॉस्टल की तरफ, न्यू गर्ल्स हॉस्टल की तरफ बस नहीं जाती है, तो लड़कियों को बहुत समस्या पहले से दिक्कत है। अब सर एक और चीज मैं आपको बता देना चाहूंगी कि हमारे DSW सर यहाँ पे हैं, उनसे हमने सवाल पूछा सर हमारे ये मुद्दे, वो हमारे व्यक्तिगत मुद्दे सामने लेके आते हैं, फिर वो हमें हमारे सवालों के जवाब देने के बजाय हमारे ऊपर बात लेके आते हैं कि मैंने एक बार आपके लिए किया था, मैंने आपके लिए एक बार इसके लिए DC साहब के बाद हम बहुत बार जाते रहे हैं। हम मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते हम 2 से 3 बार जा चुके हैं। DC सर कभी मीटिंग में होते हैं, कभी बिजी होते हैं। हम उनके पास जितनी भी आज हमने मांगे रखी हैं, हम उनके पास लेके गए थे, और हमने उनको अल्टीमेटम दिया था सर अगर इनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, एक्शन नहीं लिया गया, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। सभी समस्याओं पे हमने बात की है, हम उनको बात हो चुकी बच्चों को, ठीक है, समाधान हो गया। नहीं, सभी बच्चों की जो समस्याएं थी, सभी समस्याओं पे हमने बात कर ली है, बच्चे समझ में आ गए, बच्चे मान रहे हैं। पुंडरी में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से किसानों से बार बार अपील की जा रही कि गेहूं की फसल की कटाई के बाद भी गेहूं के अवशेष न जलाएं। वनाधिकारी ऋषिकेराज ने भी किसानों से अपील करते हुए कहा कि गेहूं के अवशेष जलाने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। गेहूं कटाई का सीजन बिल्कुल पीक पर है। अब गेहूं कटाई के बाद इस क्षेत्र के किसान आमतौर पे खेत के अवशेष जलाने के लिए अपने खेतों में आग लगा देते हैं। वह आग धीरे धीरे सड़क के किनारे हमारे पौधारोपण में पहुंच जाती है, जिससे हमारे पौधों को काफी नुकसान हो सकता है। तो मैं पुंडरी क्षेत्र के सभी किसानों से ये प्रार्थना विनती करूंगा कि सभी लोग पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपने खेतों में अब की बार आग न लगाएं, और यह पर्यावरण के प्रति आपका बहुत बड़ा एक गिफ्ट होगा, और हमारा पौधारोपण इससे बचेगा। पौधारोपण बचेगा तो पर्यावरण आगे बढ़ेगा। चरखी दादरी जिले से भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारी ने मंगलवार को चरखी दादरी अनाज मंडी में फसल खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और धर्म कांटों में तुलाई में अंतर को लेकर रोष भी जताया है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेश महासचिव रणबीर फौजी भिगाड़ा ने बताया कि चरखी दादरी जिले में प्राइवेट धर्म कांटों और सरकारी धर्म कांटों की तुलाई में 30 किलोग्राम से 1 क्विंटल तक का अंतर है, जो कि किसानों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। आज हम दादरी की नया अनाज मंडी में धर्मकाटे पर पहुंचे हैं, और दादरी के जो धर्मकाटे हैं, जो प्राइवेट जो धर्मकाटे का संचालन कर रहे हैं और सरकारी जो धर्मकांडे हैं, उनके अंदर
30 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक का फर्क है। और हम प्रशासन से और हरियाणा सरकार से और सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि इसमें जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। कहीं न कहीं मिलीभगत के द्वारा जो 36 बिरादरी का किसान है उसको लूटा जा रहा है। तो अपनी फसल को बड़ी ध्यान से देख के, और आज हम इस बारे में मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात करेंगे। आज चरखी दादरी की अनाज मंडी के बीच में खड़े हैं और यहाँ पर जो काटा तोल तुलाई है उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। जो बाहर के धर्म काटे हैं उसके और जो मंडी के अंदर सरकारी धर्म काटा है उसमें 30 किलो से 1 क्विंटल तक का फर्क आ रहा है, जिसके कारण किसानों की जो फसल है खून पसीने की कमाई उसको लूटा जा रहा है। कहीं न कहीं ये खरीदारों के साथ बाहर वाले जो धर्म काटा संचालक है मिले हुए हैं। सरकार और प्रशासन से हमारी मांग है कि इनको जल्द ही इनका मिलान करवाया जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त तो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर के लोगों को